मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जो है पेश किया है। हालांकि इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष लगातार इसको सवाल खड़े कर रहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि विधेयक जिस तरीके से पेश किया विधानसभा में जय श्री राम के नारे भी लगे, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें थी, देश में कहा जाता है कि उत्तराखंड अपने आप में एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को पेश कर दिया है। हालांकि जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद विधायकों ने वंदे मातरम जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके अलावा कई चीज़ें थी जिसको कहा जाता है कि आज़ादी के बाद ये पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है। कुछ कानून इसमें ऐसे हैं जिसमें छूट की बात की जा रही है, जिसमें हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जिस तरीके की तस्वीर है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला एक राज्य ऐसा बन गया है जो एक कई मायनों में एक मिसाल पैदा करता है। हम मिंटू सिंह के साथ राहुल प्रकाश न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ आज आम आदमी पार्टी जो है ईडी को लेकर कोई खुलासा करने वाली थी, उससे ठीक पहले ही ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहां पर छापे मारे और उन्हीं में से एक ठिकाना ये है जो चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसी में टाइप 6 का जो बंगला है, वो जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनको मिला हुआ और उसी बंगले पर आज सुबह ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची। दरअसल जो पूरा जल बोर्ड को लेकर 31 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि एक टेंडर है जो कि पूरे तमाम नियमों को ताक पर रखकर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी तरीके से तैयार किए गए और इस मामले में ईडी की टीम यहां पर आज पहुंची हुई है। इसके अलावा दिल्ली के करीब 12 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। जाहिर तौर पर जब विभव के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई चल रही, क्योंकि विभव जो है वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं और इस मामले में अब हो सकता है कि जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री तक भी पहुंच जाए। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में एक तरफ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में आज सुबह तड़के तकरीबन 12 जगहों पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं और उनके करीबियों पर छापेमारी की है। ऐसे में आतिशी की तरफ से भी आरोप ये लगाए गए कि बेवजह ईडी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं, ना ही कोई रिकवरी हुई है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि क्या शराब नीति घोटाला के बाद अब जल बोर्ड मामले में भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले सीबीआई और उसके बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया था और उसी को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आज सुबह से ही 12 जगहों पर छापेमारी की। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर एक बड़ा आरोप लगाया। आरोप ये लगाया गया है कि ईडी कहीं ना कहीं जो गवाहों की रिकॉर्डिंग होती है बातचीत के जरिए या फिर गवाहों से गवाही ली जाती है, उस समय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसमें ऑडियो रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया गया है और केवल वीडियो रिकॉर्ड को रखा गया है। अमूमन आमतौर पर यह तय किया जाता है जब भी किसी गवाह की गवाही की जाए तो उस समय दोनों यानी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड जरूर किया जाता है कि मान लीजिए कोर्ट में समकक्ष ये बात उठाई गई, गवाह अपनी बात से पलट गया, तो ऐसे में उसे सबूत के तौर पे रखा जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि जितनी भी गवाही अब तक हुई है, कहीं ना कहीं उनको डराया और धमकाया गया है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए गए कि उसमें से ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया गया। सीधे तौर पे कहा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर है। सीधे स्थिति जो बनती है उसमें आम आदमी पार्टी जानती है कि 24 के चुनाव से पहले परिस्थितियां जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में ईडी पर निशाना साधना या ईडी को आड़े हाथों लेना कहीं ना कहीं पार्टी जानती है कि अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें करनी भी होंगी और सबूतों के आधार पर भी बातें आगे बढ़ानी होंगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर से जब भ्रष्टाचार पर कड़ा हमला बोला तो उसके बाद इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। ईडी की कार्रवाई को लेकर के तमाम विपक्षी दलों ने आज जमकर बयान दिए हैं। संसद में भी हो हंगामा हुआ है। तमाम विपक्ष के नेता ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ईडी भाजपा की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आरएसएस के बाद भाजपा अगर किसी को मानती है तो वह ईडी है। महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल का खेल ईडी ने किया है। दिल्ली में हो रही ईडी की रेड पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर वार किया। कहा, चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी की पार्टी हार रही है तो ईडी काम कर रही है।
आप नेताओं पर ईडी की छापेमारी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, विपक्ष के हर कोई नेता जो मजबूती से लड़ रहे हैं उनके खिलाफ समन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने कई भाषणों में लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में लगातार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई और तेज होने वाली है। ये बात अलग है कि इस पर हमेशा सियासत गर्मा जाती है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ईडी की आज बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है और पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में ईडी कार्रवाई कर रही है। इसके पहले ईडी पश्चिम बंगाल में शिक्षा जगत घोटाले में कार्रवाई की थी, फिर राशन घोटाले में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई किया गया था। अब पहली बार मनरेगा 100 दिन के पैसे में जिस तरह से घोटाला हुआ है उसको लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में झारग्राम, मुर्शिदाबाद और हुगली के चुचुड़ा सहित सॉल्ट लेक में ईडी की बड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। तो वही झारग्राम में WBCS ऑफिसर जो अधिकारी हैं उनके घर पे छापेमारी की जा रही है और किस तरह से मनरेगा का पैसा का दुरुपयोग हुआ है और सैकड़ों रुपए किस तरह से मनरेगा का पैसा कहां गया इसकी ईडी जांच कर रही है। और वही 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 लाख लोग जो मनरेगा के श्रमिक थे उनके खाते में 21 फरवरी तक पैसा जाने की बात कही थी। तो अब देखना है कि ईडी के अधिकारी के हाथों में मनरेगा 100 दिन के पैसे में जिस तरह से यहाँ पे घोटाला हुआ है क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और ईडी का अगला कार्रवाई क्या होता है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 सॉल्ट लेक। एनडीए में शामिल होने के बाद और बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना से दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होगी। सबसे बड़ी बात है कि जब नीतीश कुमार इस बार एनडीए में शामिल हुए थे तो प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन करके बधाई दिया था और उसी समय नीतीश कुमार अब दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भी वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे, ऐसा जो पार्टी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार का जो अधिकार है यानी विशेष राज्य का दर्जा वो बिहार को मिले और उसके बाद बिहार दुगनी गति से विकास करेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को ओबीसी का प्रतिनिधि क्या बताया, इसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने झारखंड के गुमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज हुए और कहने लगे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। इसलिए पहले वो तय कर लें कि हिंदुस्तान में जातियां हैं या नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि एक वक्त में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जैसे नारे गूंजते थे, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है तो वो ओबीसी और जातियों के आरक्षण के 50% के उच्चतम सीमा को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि जो गरीब लोग हैं चाहे वो सवर्ण से हों उनका भी उनकी पार्टी खासा ख्याल रखेगी। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाली सीटों पर कांग्रेस अपना दावा नहीं छोड़ेगी। इसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में मची खींचतान और भी ज्यादा बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी ने जिन 16 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है उनमें भी खीरी, फैजाबाद और फर्रुखाबाद पर कांग्रेस अपना दावा बनाए रखेगी। इस बीच यात्रा के रूट को परखने के लिए 4 सदस्यीय टीम चंदौली पहुंची हुई है, जो चंदौली से आगरा तक के पूरे मार्ग को परखेगी। कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए सहारनपुर, अमरोहा, रामपुर समेत लगभग 22 सीटों पर अपना दावा कर रही है। अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए कांग्रेस बीते 2019 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के साथ ही संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर रही है, जिसमें सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पंजाब के 23 जिलों में पंजाब सरकार आपके द्वार योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एसएस नगर के डेराबस्सी में एक कैंप का आयोजन किया था। वहां पर पहुंचे। सबसे पहले इस कैंप की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहां पर वो सभी सुविधाएं जो किसी भी सेवा केंद्र में मिलती है, वो सभी सुविधाएं जो है वो इस कैंप में जो है लगाया गया है। और इसके साथ ही पंजाब के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं और बाकी जो जिलाधिकारी हैं, वो मंत्री सभी जो है इस तरह के कैंप में जो है आज शिरकत कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कैंप्स हैं उसके ज़रिए लोगों की वो जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म होगी। उसके अलावा जो खजल ख्वारी होता है, जो लोगों को बार बार धक्के खाने पड़ते हैं दफ्तरों के, उससे कहीं ना कहीं जो है वो निजात मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो इस तरह के जो वैन्स है, LED वैन्स हैं, इसकी भी शुरुआत जो है वो आज करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। तो सीधे तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश है पंजाब सरकार की और भगवंत मान लगातार इसकी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। डेराबस्सी से अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी से निपटने वाला संसद में जो बिल आने वाला है, उससे लेकर विधेयक सोमवार को संसद में पेश हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि लोक परीक्षा यानी अनुचित साधनों का निवारण, ये विधेयक 2024 लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया। इसमें परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए 3 से 5 साल तक जेल और 10 लाख तक जुर्माना लगेगा। वहीं संगठित अपराध के मामलों में 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। इसमें उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विधेयक में विद्यार्थियों को नहीं बल्कि संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे की घोषणा में और विलंब हो सकता है। आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर तीनों प्रमुख दलों में पहले से ही खींचतान जारी थी और अब नए साथी प्रकाश अंबेडकर ने सीट बंटवारे को लेकर परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश अंबेडकर ने सीटों के बंटवारे पर संशोधित फॉर्मूला की मांग कर दी है। इसी के चलते महाविकास आघाड़ी में टेंशन बढ़ी हुई है। राज्य में 48 लोकसभा की सीटें हैं और महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दल शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार गुट एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत आखिरी दौर में थी। लगभग 40 सीटों पर सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की मांग से मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा है। अंबेडकर अपनी पार्टी के लिए कम से कम 8 सीटें चाहते हैं, वहीं कांग्रेस और उद्धव गुट उन्हें 2 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। इसके चलते सीट बंटवारे की घोषणा को विलंब हो सकता है। पहले 10 फरवरी तक घटक दलों को मिलने वाली सीटों की सूची घोषित करने की उम्मीद थी। प्रकाश अंबेडकर न सिर्फ अपनी मांग को लेकर दबाव बना रहे हैं, बल्कि आघाड़ी के विरोध में भी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं आघाड़ी के लिए प्रकाश अंबेडकर जरूरत भी है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर एक बड़े दलित नेता है जिनका अच्छा खासा वोट बैंक है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। आज शाम 7 बजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सरकारी आवास देवगिरी बंगले पर एनसीपी के अजित पवार गुट के विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि एनसीपी विधायकों की अपात्रता पर जो विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आना है, उस पर किस तरह से आगे जाना है। इसके अलावा इस समय कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, उस पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि हाल ही में छगन भुजबल ने कहा था कि उन्होंने 16 नवंबर को ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसको लेकर छगन भुजबल लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस मामले में सरकार बैकफुट पर है। इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो पार्टी ये तय करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा और किसे जिताना है। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मराठा आंदोलनकारियों पर दाखिल किए गए मामले पीछे लिए जाए, न्यायमूर्ति शिंदे समिति को हैदराबाद के गैजेट सुपुर्द किए जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर जो अधिसूचना जारी की है, उसका कानून में रूपांतर किया जाए। इस मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने अब महाराष्ट्र सरकार को नया अल्टीमेटम दिया है।
मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि 10 फरवरी से पहले वो मराठा समाज की एक बैठक बुलाएंगे। अगर ये तीनों मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 फरवरी से मनोज जरांगे पाटिल अंतरवाली सराठी में एक बार फिर से आमरण अनशन करने वाले हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार के अंदर के 5 लोग और विपक्ष के 5-10 लोग ऐसे मिला के कुछ लोग हैं जो मराठा समाज के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने छगन भुजबल पर हमला करते हुए कहा कि छगन भुजबल एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो ओबीसी और मराठा समाज में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं छगन भुजबल का ब्रेन वहां पर जांच लेता। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में जाति आधारित गणना होने के बाद उसके आंकड़े को जारी किया गया था 2 अक्टूबर को, और उसके बाद आंकड़ों को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। और उसके बाद सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसला लिया था। पहला, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, और दूसरा, सरकार ने यह कहा था कि बिहार में जो 96 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें 2 लाख रुपया व्यवसाय करने के लिए मिलेगा। तो अब सरकार ने इस तरफ से अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, यानी सरकार ने विज्ञापन जारी कर दिया है कि जो भी बिहार में गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी मासिक आय जो है वो 6,000 से कम है, वो अपना आवेदन सरकार के समक्ष रख सकते हैं। 2 लाख रुपए जो है वह 3 किस्तों में लोगों को दिया जाएगा। परिवार में एक सदस्य को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली में आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर का वांटेड अपराधी है, आतंकी है, जो जबलपुर कौशल एक्सप्रेस से अपने वांटेड आतंकी अल्ताफ के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचता है। पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचता है, वहां से ये ऑटो लेता है, उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचता है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर लश्कर के ये आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं अल्ताफ नामक जो इसका दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब हो गया, उसके बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बड़ी आतंकी वारदात जैसे जम्मू में रची गई थी, और क्या कुछ वारदात रचने उसके बारे में खुलासा हो सकेगा। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक, न्यूज़ 24 दिल्ली। पाकिस्तान अब अपनी ड्रोन वाली नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा। IIT जम्मू ने ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है। ये ऐसा सिस्टम है जो सीमा पार से अगर पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हमारी सीमा में हथियार, गोला बारूद और नशे की खेप को भेजने की कोशिश करेगा तो ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम अलार्म बजाएगा और हमारे बहादुर जवान अलर्ट हो जाएंगे। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन गन्स को भी तैनात किया गया है, लेकिन अब एंटी ड्रोन गन्स के साथ साथ ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम जो है ये बेहद ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि दुश्मन अब अपने ड्रोन वाली नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम अलार्म बजा देगा अगर सीमा पार से परिंदा भी हमारी सीमा में पर मारेगा। साफ है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अब अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिल्ली पुलिस के पास एक बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला आया है, और दरअसल ये मामला मोदी सरकार के 2 अहम मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से संबंधित है। दरअसल कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर भेजा गया था, और इस लेटर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दस्तखत थे। लेकिन तब दोनों ही मंत्रालयों के कान खड़े हो गए जब उन्हें पता चला कि लेटर न सिर्फ फर्जी है बल्कि इस पर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दस्तखत हैं वो भी पूरी तरीके से फर्जी हैं। इसके बाद तुरंत ही आनन फानन में इस मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई। लेकिन जिस तरीके से ये 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों में इस तरह के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, ऐसे में तमाम जो मोदी सरकार के, केंद्र सरकार के मंत्री हैं या फिर उनके विभाग हैं, वो सभी विभाग अब चौकन्ने हो गए हैं। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।
बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लेकिन इस मामले को लेकर अब सरकार और नियोजित शिक्षकों के बीच आमने सामने की बात हो चुकी है। दरअसल बीपीएससी की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास करेंगे उन्हें ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम शिक्षक संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 13 फरवरी को पटना में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इससे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा जारी एक पत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी शिक्षक इस आंदोलन में भाग लेंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाई सकती है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। जो कार्य योजना बनाई गई थी उसमें कहा गया था कि इन्हें 3 बार परीक्षा देना होगा और 3 बार की परीक्षा में जो फेल होंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो पास होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर अब तमाम शिक्षक संगठन आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने पटना में बैठक की थी और बैठक के बाद 13 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की थी।